कॉमन सेंस है, जो हर एक के अंदर होना चाहिए इंडिया में, अदरवाइज इंडिया को प्रॉब्लम होगा सर, बहुत प्रॉब्लम होगा। ओके चलो मुद्दे पे बात करते हैं, एकदम एकदम मैटर पे बात करते हैं। चलो ओके, स्क्रीन शेयर हुआ है ना? हाँ सर। ओके देखो, टॉपिक का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। टॉपिक का नाम क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, दैट मीन्स बिजनेस करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए हमें, ऐसे नॉट ओनली बिजनेस, आपको एक चीज बता दो, हर चीज के लिए एक एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज के लिए, एक पेड़ को बढ़ने के लिए भी एक एनवायरनमेंट का जरूरत होता है। ठीक है, आप एक पेड़ लगाए हो, ठीक है, सपोज अपने एरिया में एक पेड़ लगाए हो, अब जस्ट इमेजिन करो कि एक पेड़ को बढ़ने के लिए, ठीक है, एक पेड़ को बढ़ने के लिए कितना सारा मतलब एनवायरन, कितना अच्छा एनवायरनमेंट का जरूरत है, जस्ट इमेजिन करो। मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, बस आई जस्ट वांट टू गिव ए ग्लिम्स। एक ट्री, ठीक है, इसको बढ़ने के लिए प्रॉपर सन होना चाहिए, सन का रे, ठीक है, सूर्य का जो किरण होते हैं, सनरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर बॉडीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ वाटर बॉडीज अच्छा है वहां पर ट्रीज भी अच्छा होता है ना? वाटर बॉडीज अच्छा रहेगा तो ट्रीज भी अच्छा होगा। अगर Texture of soil. ऑब्वियसली टेक्सचर ऑफ सॉयल, वेरी गुड, ठीक है, टेक्सचर ऑफ सॉयल। मतलब सर मैं कहना यही चाहता हूँ कि हर एक सिचुएशन में, चाहे एक पेड़ का बढ़ना हो, एक ह्यूमन बींग्स का ग्रोथ हो, एक ह्यूमन बींग्स का ग्रोथ हो, उसके लिए भी उसका जो घर होता है, घर घर ऐसे नहीं बन जाता, घर का एनवायरनमेंट उसको घर बनाते हैं, नहीं तो वो बस एक क्या है, उसको एक हाउस बोल सकते हैं, एक कॉन्क्रीटाइज्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, वी कैन से ये कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। बट एक घर जब होम बनता है ना, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना होम स्वीट होम, ठीक है, घर घर बनने के लिए ना घर का एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उस घर में आप ह्यूमन बींग्स बनता है, उस घर में ह्यूमन बींग्स को ब्रिंगिंग एंड ब्रॉट अप किया जाता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, एक शिक्षित एनवायरनमेंट, एक पीसफुल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एनवायरनमेंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, चाहे वो ट्री के केस में हो, चाहे ह्यूमन बींग्स के केस में हो, तो हर एक सिचुएशन में आपको एनवायरनमेंट का ध्यान देना चाहिए। एनवायरनमेंट का जब भी हम बात करते हैं, चाहे एक देखो ना, एक ट्री और एक ह्यूमन बींग्स का बात किए, तो ये ट्री एंड ह्यूमन बींग्स अल्टीमेटली बिजनेस को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, क्योंकि बिजनेस बनाने वाले कौन है? ह्यूमन बींग्स, यही तो बनाते हैं बिजनेस को। तो देखो, अगर ये बिजनेस को बनाते हैं, तो बिजनेस को बनाने के लिए इसको क्या क्या जरूरत होता है। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट में बेसिकली हम लोग को क्या चीज़ जानना चाहिए, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक जो लोग 11-12 लेवल में हो उनको तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से जानना है विथ योर प्रोफेशनल करियर, और जो लोग सीएस में हो उनके लिए बहुत ही हॉट टॉपिक है ये, ठीक है, सीएस में बिजनेस एनवायरनमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, और सीए में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं, सीए फाउंडेशंस में भी, और 11+12 लेवल में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस ही है बिजनेस स्टडीज एंड कॉमर्स वाले सब्जेक्ट के लिए। तो इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक, ध्यान से देखना। Understand the concept of business environment with its characteristic and importance. Understand what is environmental analysis and why it is needed. ठीक है, एनालाइज करना है एनवायरनमेंट को और क्यों इतना जरूरी है। नो द एनवायरमेंटल फैक्ट्स, नो द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ बिजनेस, हैव अ बेसिक नॉलेज। मैं स्टार्टिंग से एक चीज आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये जीके है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ सिंपल जीके। बट किस तरह का जीके है ये बिजनेस करने का जीके है, बिजनेस करने का साधारण ज्ञान। हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज आज के डेट में सब कोई बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, ठीक है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आई एम नॉट जोकिंग, ठीक है, मतलब देयर आर वेरियस वैरायटीज ऑफ स्कूल। शायद आप लोगों को किसी किसी को हजम ना हो, ठीक है, हो सकता है। मैं कभी कभी ट्रूथ कहता हूँ ना, तो ट्रूथ बहुत कड़वा होता है, जानते हो ना। वेराइटीज ऑफ मतलब गुडविल, मतलब नाम क्या है, ब्रांडेड स्कूल, स्कूल का भी ब्रांड हो चुका है, जानते हो ना, ब्रांडेड स्कूल। एक टाइम था ब्रांडेड स्कूल कॉलेजेस में पढ़ के भी इंडिया का इकोनॉमी का कुछ हो नहीं रहा है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप समझ रहे हो? समझना मेरा बात को, कि हम ब्रांडेड स्कूल में जाते हैं,
हम सबको ही, आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, ब्रांडेड स्कूल, ब्रांडेड कॉलेजेस, ठीक है, बहुत सारा ब्रांडेड है। मैं बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ आप समझ पा रहे हो, मेरा कहने का मतलब है अगर ब्रांडेड स्कूल में पढ़ते हो तो वो स्टूडेंट का दिमाग भी बहुत ब्रांडेड होना चाहिए, ब्रांडेड स्टूडेंट। मेरा बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन अब बस समझना विथ हार्ट एंड विथ लॉजिक। ब्रांडेड स्टूडेंट, ब्रांडेड स्कूल, ब्रांडेड कॉलेजेस, लेकिन सवाल ये उठता है इतना सारा ब्रांडेड चीजों के बाद भी इंडिया एक पुअर कंट्री क्यों है? इंडिया का इकोनॉमी अभी भी मुश्किल में क्यों है? इंडिया में अभी भी ऐसा सिचुएशन क्यों है कि 30% पॉपुलेशन बीपीएल है, मतलब पुअर ही नहीं, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन में है। तो अगर एक कंट्री का ये सिचुएशन है, उसके अंदर मिडिल क्लास का हालत तो क्या बताए, छोड़ ही देते हैं ना 2 मिनट के लिए। मिडिल क्लास तो मतलब मिडिल क्लास जो पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री है, ये तो कभी सोचता है कि हम अभी इधर जाए, ठीक है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, है फिसल गया। समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ, ये बहुत फेमस गाना है ऋतिक रोशन का, कोई मिल गया मूवी का। ये मिडिल क्लास जो सोसाइटी है ना, स्पेशली इसमें मैक्सिमम ऑफ इंडियंस बिलोंग करते हैं, 50% से भी ज्यादा इंडियन इसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। इधर चला मैं उधर चला, मतलब कभी ये सोच रहा है कि मैं अंबानी जैसा बन जाऊंगा, और जैसे ही वो अंबानी जैसा सोचता है उसके बाद उसको ऐसा फीलिंग आता है कि अरे भाई अगर फेलियर हो गया तो फिर मैं बीपीएल में पहुंच जाऊंगा। समझ रहे हो ना? मतलब वो दोनों मतलब प्रॉब्लम में है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, तो वही वाला प्रॉब्लम है। अब सवाल ये उठता है कि इतना सारा ब्रांडेड स्कूल, ब्रांडेड कॉलेज होने के बावजूद, इतना दिन से तो है, लेकिन फिर भी इकोनॉमी में वो बात नहीं दिख रहा है। सिटीज में वो डेवलपमेंट नहीं है, गांव में वो वाला बात अभी तक नहीं आया कि आज भी इंडिया का गांव उसी तरह का हालत में है। ठीक है, कुछ फोन और स्मार्टफोन का कनेक्शन जुड़ा है, लेकिन आप एक बार सोचो कि इवन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इवन 20 ईयर्स बैक या 10 ईयर्स बैक में ना आपका गांव ज्यादा अच्छा था। ऐसा भी आप सोच सकते हो किसी किसी लेवल में जाके कि उस टाइम पे फिर भी बारिश होता था, एटलीस्ट खेती होता था, आजकल तो वो तक भी नहीं होता है। मतलब ऐसा सिचुएशंस भी चल रहा है। हाँ, कुछ ऐसा भी एग्जांपल्स है जहां अच्छा हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ डाउट है, मतलब देयर आर सम बिग क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन है। ठीक है, अब यही सब क्वेश्चंस को लेके बातें करना है कि बिग स्कूल, बिग ब्रांड, बिग एवरीथिंग, बट फिर भी ओवरऑल डेवलपमेंट क्यों नहीं है? ठीक है, इसमें एनालाइज करने का जरूरत है। मतलब एक एक बहुत फेमस कहावत है, जानते हो? बोलते हैं कि मेरा भारत महान नहीं है। मेरा भारत, हम लोग बोलते हैं ना मेरा भारत महान। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरा भारत महान करेंटली नहीं है, करेंटली नहीं है, ट्रूथ है सर। लेकिन वी कैन मेक अ महान भारत, वी कैन बिल्ड अ महान भारत। हम लोग बना सकते हैं इसको, इसको सब सच में बना सकते हैं। अगर मेरा भारत इतना ही महान होता ना, तो जितना भी खराब काम होता है ना अपने देश में, ये बंद हो जाता। और हम लोग फॉरेन इमेजेस, फॉरेन हॉलीवुड पिक्चर्स, हॉलीवुड एवरीथिंग को हम लोग मतलब सलाम नहीं करते। हाँ, अगर कोई एक बार फॉरेन ट्रिप में जाता है ना, तो वो फॉरेन से आने के बाद कम से कम उसका हर एक इमेज को बना के रखते हैं, लेकिन इंडिया का एक भी इमेज वो फॉरेन के लिए मतलब ऐसा नहीं सोचते कि हाँ भाई यही मेरा देश है। जैसे ही कोविड हुआ, ये कोरोना के कारण जैसे ही हुआ, सब फॉरेन से गिड़गिड़ा के आ गया, नहीं तो सब फॉरेन जाने के लिए पागल हो जाता। हाँ, कोरोना हुआ तो देश याद आ गया। ठीक है, कोरोना हुआ तो इंडिया याद आ गया, उससे पहले इंडिया हाँ एक बेकार कंट्री है। तो ऑब्वियसली, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, ऑब्वियसली वो लोग किस लिए इंडिया को बेकार समझते हैं, बिकॉज इंडिया ग्रेट नहीं है। इंडिया का मतलब जो करंट सिचुएशन है वो ग्रेट नहीं है। लेकिन हाँ, वी कैन बिल्ड अ महान भारत ना, लेकिन उसको बनाने के लिए जो एनवायरमेंटल एनालिसिस करना चाहिए, प्लीज मेरे को नेगेटिव इम्पैक्ट मत देना सर, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, इंडिया में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसको स्कैनिंग बहुत अच्छे से करना चाहिए, तब जाके हम लोग एक महान भारत बना सकते हैं। तब जाके आप लोग जो यूथ हो, मैं भी यूथ में ही आता हूँ, ठीक है, बहुत बहुत बुढ़ा तो नहीं हूँ सर, लेकिन ये जो यूथ है इंडिया का, ठीक है, इंडिया का जो यूथ है, ये इसको एक लेवल में लेके जा सकते हैं। इंडियन यूथ कैन बिल्ड इंडिया ऑन अ लेवल, एक लेवल में ले जा सकता है। अब ये लेवल में कैसे जाए सर, इसके लिए जो एनालिसिस है वही तो सीखना है इसमें। चलो देखते हैं। सिर्फ किताबी भाषा रट के कुछ नहीं होगा सर, कुछ तो सोचना पड़ेगा हम लोगों को। एक सेकेंड। ओके,
तो have a basic knowledge various types of environment, have an understanding of a different microeconomic factors that are affecting business. जो लोग इकोनॉमिक्स करते हो, इकोनॉमिक्स में ये वाला बात मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इवन हम लोग का जो मेन इकोनॉमिक्स का टॉपिक चल रहा है अभी, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स में हर एक सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड है सर, अकाउंट्स, इको, बिजनेस, मतलब बिजनेस कॉमर्स या कॉमर्शियल नॉलेज जो भी नाम लो, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट, मैथमेटिक्स, ठीक है। ये सारा का सारा पेपर ना कनेक्टेड पेपर है। अकाउंट्स का नाम ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, बिजनेस एनवायरनमेंट ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, ईच एंड एवरी पेपर इन कॉमर्स इज फुल्ली कनेक्टेड। एक के बिना दूसरा पूरा नहीं होता, ठीक है। मतलब एक के बिना दूसरा पूरा नहीं होगा। विदाउट इकोनॉमिक्स अकाउंट्स का काम नहीं, और अकाउंट्स बिना तुम इकोनॉमिक्स में कुछ कर नहीं सकते। बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपर्ली नहीं समझोगे तो इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी फेलियर है। इक्वल वे में अगर प्रॉपर एनालिटिकल मेथड चाहिए आपको, तो मैथ्स, बिजनेस मैथ्स स्पेशली जो आप लोग कॉमर्स में करते हो, स्पेशली बिजनेस मैथ्स है, उसमें आपका बिजनेस एनालिटिकल पावर को बढ़ाया जाता है ताकि आप प्रॉपर वे में बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर पाओ। नो द वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू अ बिजनेस। अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों इकोनॉमिक्स रिलेटेड मैटर है। ये दोनों फैक्टर को भी हम लोग बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। ओके, देखो फर्स्ट क्या क्या समझना चाहिए मेनली, बहुत सारा इन डेप्थ वाला बातें भी है और कुछ बेसिक बातें भी है। तो पहले हम लोग बेसिक बातें करते हैं, उसके बाद डेप्थ बातें भी करेंगे। डेप्थ भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरमेंटल का एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। जब एक एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे तब उसमें हमें क्या मेनली एनालाइज करना है। एक इंटरनल एनवायरनमेंट को देखना चाहिए और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखना चाहिए। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल को एक सिंपल बोले, इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब आपका योर होम एनवायरनमेंट, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब हम बोल सकते हैं आपका मतलब जो भी पाड़ा हो या मोहल्ला, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट, मतलब योर एरिया, आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया का एनवायरनमेंट। मतलब आपका घर अच्छा हो, ठीक है, आपका घर अच्छा है लेकिन ये दिस इज इन अ गुड कंडीशंस, मतलब बहुत ही अच्छा वातावरण है। होम एनवायरनमेंट गुड है बट एरिया का एनवायरनमेंट बैड है, तो क्या आपके लिए अच्छा बात होगा? नहीं, तो मुश्किल में है। ये सभी का सभी एनवायरनमेंट एकदम प्रॉपर वे में हैंडल होना चाहिए, ठीक है। जैसे इंडिया में ऐसा बहुत सारा स्टेट्स है जहाँ लोग, वहाँ का लोग तो अच्छे हैं लेकिन सराउंडिंग एरिया अच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे मुझे पता है वेस्ट बंगाल में भी ऐसा कुछ जगह है जहाँ सराउंडिंग एरिया अच्छा नहीं है लेकिन लोग वहाँ के अच्छे हैं। एटलीस्ट कुछ लोग तो ऑब्वियसली अच्छे हैं, मैक्सिमम अच्छे होते हैं, बुरा लोग कम ही होते हैं, लेकिन कुछ बुरा लोग पूरा एरिया को बर्बाद कर देते हैं। बिहार में सिचुएशंस बहुत ही खराब है, बहुत बहुत सारा सिचुएशंस में। मैं ऐसे बहुत सारा गार्जियन से भी सुना हूँ बिहार एंड यूपी में। इवन वो लोग नहीं चाहते कि उनका बच्चा वहां पर पढ़ के बड़ा हो, ठीक है, ताकि उनको वो एनवायरनमेंट से वो बचाना चाहते हैं। बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में भी हालत बहुत खराब है, ठीक है। तो ऐसे वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, मतलब इवन झारखंड में सिचुएशन इज नॉट गुड, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है सर। मतलब मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि शायद आपका घर अच्छा है, आपका घर अच्छा चाहते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नॉट विथ यू, तो ये सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर योर ओवरऑल वेलबींग, ठीक है। तो सिमिलर वे में भी एक बिजनेस के लिए भी सेम पैटर्न चालू होता है कि आप इंटरनली बिजनेस के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हो लेकिन एक्सटर्नल वे आपको हेल्प नहीं करता आपका बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो वही वाला बात, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमें और डिटेल्स में जानना चाहिए, तो और डिटेल्स में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और क्या, एक्सटर्नल के अंदर अगर देखा जाए तो माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेस्टल एनालिसिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पैटर्न इन बिजनेस एनवायरनमेंट। ये एनालिसिस करके आप पूरा का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर सकते हो, पूरा का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट को आप समझ सकते हो। दिस इज पेस्टल एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू द गवर्नमेंट, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू द गवर्नमेंट, सॉरी, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब एनवायरनमेंट के साथ हम लोग किस तरह का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, ये आगे हम लोग देखते हैं कि ये सब चीज हम लोग को यहाँ पर जानना है। ओके, देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, चाहे तो आप लोग आराम से इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, या फिर बाद में जब मैं आपके साथ स्टडी मैट्स शेयर करूँ तो आप वहां से भी नोट डाउन कर लेना अपने हिसाब से, लेकिन देख लो एक बार क्या है। बिजनेस इज क्रिएटेड, बिजनेस क्यों क्रिएट किया जाता है? बिजनेस इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर्स। बिजनेस क्रिएट किया जाता है
बिजनेस का प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर के साथ शेयर करने के लिए। इफ, ध्यान से सुनना, इफ इट कैन प्रोडक्ट इट्स ऑपरेशन इफेक्टिवली, अगर ये अपना जो ऑपरेशन है, मतलब कोई भी बिजनेस में सर्विस और प्रोडक्ट जो भी बनाओ आप, ठीक है, आप सर्विस प्रोवाइड करो या फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, सर्विस प्रोवाइड और प्रोडक्ट जो भी नाम लो, उसको जनरेट करने के लिए आपका ऑपरेशन जो है, बिजनेस ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्या, बिजनेस ऑपरेशन इफेक्टिवली होना चाहिए। अब जितना इफेक्टिवली काम करोगे उतना अच्छा ना, तो ये उसके ओनर के लिए, इट्स ओनर्स अर्न ए रीजनेबल रिटर्न, आपका काम इफेक्टिव होगा तो आपका रिटर्न भी इफेक्टिव होगा ऑन देयर इन्वेस्टमेंट ऑन द फार्म, क्योंकि बिजनेस जो करते हैं वो बेसिकली अपने बिजनेस में क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं और बदले में उनको क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न चाहिए। In addition, it creates jobs for employees. Thus, business can be beneficial to society in various ways. है ना, आप समझ पा रहे हो ना कि एक चीज मैं बोलता हूं और जो आपका किताब इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, बोल रहा है कि एक प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए अगर मानो सोसाइटी में, जैसे अगर हम इंडियन सोसाइटी का बात करें, इंडियन सोसाइटी में पॉपुलेशन कितना, इंडियन सोसाइटी में पॉपुलेशन है आपका 132 करोड़ अप्रॉक्स, ठीक है। अब मैं इसको 132 करोड़ ही मान रहा हूं, तो एटलीस्ट 10 में से एक जन को तो बिजनेस करना चाहिए, 1 आउट ऑफ 10, ठीक है, 1 आउट ऑफ 10 बिजनेसमैन होना जरूरी है, मतलब इनको सेल्फ एम्प्लॉयड होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट अगर 10 में से एक जन बिजनेस करेगा तो एक के फार्म पे, मतलब इसका जो फार्म है, मतलब जो बिजनेस फार्म है, एटलीस्ट वहां पर 9 को एम्प्लॉयमेंट तो मिल सकता है। एक जस्ट आइडिया ले रहा हूं, हाँ, जस्ट एन सिंपल आइडिया। अगर एक फार्म बिजनेस कर रहा है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर कहेंगे इसको एंटरप्रेन्योर कहेंगे। एंटरप्रेन्योर मतलब बहुत ही रिस्क उठा के बिजनेस बना रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट 10 में से एक इंसान के अंदर ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होना बहुत जरूरी है, तभी जाके उस एरिया में बाकी 9 को काम मिल सकता है, ठीक है। और ऐसा अगर पॉसिबल हो जाए ना, तो ये जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है ना, ये दूर हो सकता है। अदरवाइज इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन बहुत ही खराब है। मैं आपको दिखाता हूँ एक डेटा, ध्यान से देखना। क्या आप सबको मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर। ओके, ठीक है। देखो डेटा ध्यान से देखो, क्या दिखाना चाहता हूँ, एकदम रियल डेटा है, प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स का ही डेटा है। ध्यान से देखना डेटा को। एम्प्लॉयमेंट का बात हो रहा था, बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स भी अच्छा करेगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो ना? देखो ध्यान से, एक पूरा का पूरा एक पाई चार्ट है। इस पाई चार्ट में हम लोगों ने क्या देख पा रहे हैं, इस पाई चार्ट हमें ये दिखा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट बाय सेक्टर्स, मतलब इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जहां लोग जॉब करते हैं या फिर काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब नॉट ओनली जस्ट डूइंग जॉब, एम्प्लॉयमेंट का मतलब किसी ना किसी से यू हैव टू बिजी इन योर वर्क और आपका कुछ अर्निंग होगा, ठीक है। तो आप बिजी रहेंगे किसी ना किसी काम पे और आपका अर्निंग भी होगा, मतलब आप एम्प्लॉयड माना जाओगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास नौकरी है सिर्फ वही एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा नहीं है। तो आप सबसे ज्यादा देखो इंडिया में जितना टोटल पॉपुलेशन है, मतलब 132 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, इसमें जो वर्किंग पॉपुलेशन है, इंडिया का वर्किंग पॉपुलेशन है 65 to 70%, 65% वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब समझ पा रहे हो ना। अब 132 करोड़ का 65% करके मुझे बताओ तो कितना होता है, कोई तो बताओ। 132 करोड़ का 60% कितना, 65% कितना होता है? एनीवन? हेलो सर 81। हेलो हेलो सर। हाँ बोलो, कितना हो रहा है? 81। 81? 81, ओके, 81 करोड़। आपने जो बोला मैं वही माना, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, ठीक है। 81 करोड़, तो इसका मतलब इंडिया में अगर टोटल पॉपुलेशन 132 करोड़ है, तो उसमें से 65% क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन। दैट मीन्स जिसका एज 18 से 60 के बीच में है। 18 से 60 वर्किंग एज होता है, ठीक है। 60 के बाद रिटायरमेंट दिया जाता है नॉर्मली, और 18 से वर्क चालू किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा लोगों का संख्या है 80 करोड़ के आसपास, ठीक है। अगर अप्रॉक्स माना जाए तो 70 से 80 करोड़ तो है ही।
70 से 80 करोड़ तो है ही एकदम चुपचाप से। इसमें से 53% पॉपुलेशन आउट ऑफ 70 टू 80 करोड़ 53% एग्रीकल्चर करता है। अब प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में तो है नहीं सर, ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या है ना, इतना सारा लोग, अगर इंडिया में टोटल जितना जमीन है उसमें एग्रीकल्चर करे ना, और एग्रीकल्चर तो हर जगह में कर नहीं सकता, फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और इंडिया का हर एक लैंड फर्टाइल नहीं है, इंडिया का हर एक जमीन फर्टाइल नहीं है, तो फिर भी टोटल पॉपुलेशन का 53% एग्रीकल्चर के साथ है। तो और एग्रीकल्चर इंडिया में नेसेसिटी है, बिना एग्रीकल्चर का तो हम लोग खा भी नहीं सकते, लेकिन इतना ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में अच्छा नहीं लग रहा है सर। इसमें बेसिकली जो खेती कर रहा है, मतलब जो फार्मर्स है वो और गरीब बन रहा है। फार्मर्स बिकेम पोर, फार्मर्स बिकम पोर, क्योंकि उसके पास जमीन जो हो रहा है ना वो कम हो रहा है। इतना ज्यादा लोग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। इसका परसेंटेज कम से कम 20 to 30% भी होता तो अच्छा होता। 20 से 30% लोग अगर ये करता ना, इट विल बी गुड फॉर द कंट्री। लेकिन यहाँ 50 मतलब 50% से ज्यादा, मतलब आधा से ज्यादा लोग तो खेती करके अपना गुजारा चलाते हैं। इसमें क्या हो जा रहा है ना प्रॉब्लम, कि सबको ना बहुत ही छोटा छोटा जमीन मिल रहा है। अगर मैं इसको एक मतलब लैंड मास समझू तो बहुत ही छोटा छोटा, मतलब मैक्सिमम विल बी अ मार्जिनल फार्मर, ठीक है, बिग फार्मर्स बन ही नहीं पाएंगे, सब छोटा छोटा जमीन के साथ एग्रीकल्चर करेगा, और इसमें एग्रीकल्चरल का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना वो भी लो हो जाता है। समझ पा रहे हो ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी लो हो जाता है। जो भी हो, ये भी हमारे कंट्री में But sir, land is limited, so they'll have to manage the land now. ऑब्वियसली सर, लैंड इज लिमिटेड, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कि जितना टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, ये जो टोटल पॉपुलेशन है जो 53% आउट ऑफ 70 टू 80 करोड़ पॉपुलेशन, 53% इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। लैंड इज लिमिटेड, वी कांट इंक्रीज लैंड, ये हमारे पास नहीं है, बिकॉज ये तो भगवान का दिया हुआ है। चलो आपको इंडिया दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। आपको एक बार इंडिया दिखाए तो आपको समझ में आएगा। मैं लैंड इंक्रीज करने का बात तो कर ही नहीं सकता, बिकॉज लैंड इज नॉट क्रिएटेड बाय अस, लैंड इज क्रिएटेड बाय गॉड, ठीक है, तो उसको हम लोग बढ़ा भी नहीं सकते। उल्टा अगर हम लोग सेव नहीं कर पाए तो चाइना या नेपाल जैसा कंट्री जो अभी हमसे छीन रहा है तो छीन ले सकता है, ठीक है। लैंड बनाना तो एकदम इम्पॉसिबल है। एक बार मैप इंडिया में तो लेबर बहुत मिलता है, बहुत ज्यादा लेबर है, काम तो ज्यादा होता है। बहुत बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है। हाँ, क्या इंडिया में क्या लेबर लेबर तो ज्यादा मिलता है ना सर। ऑब्वियसली इंडिया में लेबर ज्यादा मिलता है, ठीक है। लेबर देखो, पॉपुलेशन जो है उसको रहने दो, वो मैं बता रहा हूँ, एक बार इंडिया ओपन होने दो, मैं समझ गया। इंडिया में लेबर बहुत है, लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एग्रीकल्चर में बुक करके रखोगे ना, तो मुश्किल ये हो जाता है कि दूसरा सेक्टर्स में डेवलपमेंट नहीं होगा। मैं आपको अभी अभी कंपेरिजन दिखाता हूँ, जस्ट वेट। आपके मन में जो भी सवाल चल रहा है ना, वो सवाल का जवाब मिलेगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि हमारा कंट्री गरीब क्यों दिखता है, ठीक है। मतलब पोटेंशियलिटी बहुत है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम गरीब क्यों दिखते हैं, वाई लुक पोर। बट इतना पोरनेस होने का जरूरत नहीं था इंडिया को, लेकिन ये पोर होने के पीछे इसका जो करेंट मतलब मेंटेलिटी है ना, ये मेंटेलिटी इसको सबसे ज्यादा गरीब बना देते हैं। आई थिंक आप इंडिया देख पा रहे हो। अगर आप इंडिया देख पा रहे हो तो आप बस एक चीज पे ध्यान दो। अच्छा, इंडिया समझने से पहले और एक बार एक चीज दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट दे ध्यान से देखो। एग्रीकल्चर में कितना परसेंटेज लोग काम करते हैं? 53%। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग में काम करते 11%। आउट ऑफ 70 टू 80 करोड़ पॉपुलेशन, 11% इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मतलब जो भी गुड्स आज के डेट में, जो जैसे कि चाइना प्रोडक्ट बैन हो रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कर रहा है। लेकिन अगर बाद में बूम भी होने वाला है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होने वाला है। और यही गवर्नमेंट का सबसे मेन मुद्दा है, मेक इन इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत जोर से चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ज्यादा हो इंडिया में, ताकि एटलीस्ट हमको जो भी गुड्स चाहिए वो हम खुद ही अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर कर ले। चाहे गुड्स कोई भी गुड्स हो, चाहे डेली नीड्स का गुड्स हो, या फिर चाहे डिफेंस करने के लिए जो आपका मतलब वार सिचुएशंस में एटलीस्ट जो भी चाहिए होता है, उसके लिए भी जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हो वो भी हम इंडिया खुद बना सके। इसके लिए भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। लेकिन इनिशिएटिव होना एक चीज और उसको रियल लाइफ में बनाना और एक चीज। लेकिन इसमें अभी करेंटली 11% लोग काम करते हैं कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। कंस्ट्रक्शन मतलब रेल, ब्रिज, रोड, ये सब जो बनते हैं ना, इसमें 11%। ट्रेड करते हैं, ट्रेड मतलब क्या? बाइंग सेलिंग का काम करते हैं, मतलब बस केना बेचा, मतलब खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं।
इसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी है, इसमें काम करते हैं 9% लोग। ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर्स मतलब चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हो या फिर गुड्स ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है, उसमें काम करते हैं 4% लोग। हॉस्पिटलिटी एंड रियल एस्टेट, हॉस्पिटलिटी मतलब होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी का मतलब हॉस्पिटल नहीं रे बाबा, हॉस्पिटलिटी का मतलब होटल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री एंड रियल एस्टेट, इसमें काम करते हैं 3% लोग। एजुकेशन क्षेत्र, ठीक है, एजुकेशन मतलब स्कूल, टीचिंग्स, ठीक है, कोचिंग सेंटर्स, ये सब में काम करते हैं 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सरकारी नौकरी करते हैं टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 2%। इसके पीछे सब पागल है ना? पूरा भारत का पॉपुलेशन इसी के पीछे पागल है, स्पेशली ईस्टर्न इंडिया, बिहार, बंगाल, यूपी, सरकारी नौकरी। देखो करंट सिनेरियो देखो, मेरा 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 बना हुआ डेटा नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमी का बना हुआ डेटा है, ठीक है, पूरा सरकारी। और सच में आप देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, आपके एरिया में कितना लोग सरकारी नौकरी करते हैं, जो जिस एरिया में रहते हैं, एक बार पता करो तो कितना लोग सरकारी नौकरी करते हैं। अगर आपके एरिया में अगर 500 घर है तो जस्ट विजिट ईच एंड एवरी हाउस एंड फाइंड हाउ मेनी पीपल आर एंगेज इन द गवर्नमेंट सेक्टर, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, उसी से आप नेशनल एवरेज भी निकाल सकते हो। तो सरकारी नौकरी करते हैं आउट ऑफ 80 करोड़ में 2%। आगे जॉब तो देना और मुश्किल है, ठीक है, आगे जॉब और क्रिएट होना और मुश्किल है, ठीक है। तो अपने आप को इतना डेवलप करो ताकि आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बना सकते हो। अगर उसमें गवर्नमेंट मिल गया तो बहुत अच्छा, लेकिन ना भी मिला तो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कर लेना, और बाकी इधर उधर जो भी बचा कुचा है उसको मिला के 5%। तो दिस इज द इंडियन एम्प्लॉयमेंट सिनारियो। ये सिनारियो चेंज होना चाहिए। इतना ज्यादा एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? जो मैं बता रहा था, जैसे कि मुझे काजल ने बोला कि सर लैंड तो लिमिटेड नहीं है सर, सॉरी लैंड तो लिमिटेड है, आप लैंड को तो बढ़ा नहीं सकते। एग्जैक्टली ना सर, मैं लैंड को बढ़ा तो नहीं सकता। ऊपर से इतना सारा लोग, 80 करोड़ में 50% मतलब नियर अबाउट 40 करोड़ पॉपुलेशन इज फुल्ली कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर। इसमें इंडिया में अगर आप ध्यान से देखते हो तो जस्ट देखो एक बार कि ये जो फर्टाइल लैंड कहाँ कहाँ है जहाँ सच में एग्रीकल्चर होता है। फर्टाइल लैंड है वेस्ट बंगाल में, इट्स अ वेरी फर्टाइल एरिया, बहुत ही फर्टाइल एरिया है वेस्ट बंगाल का। आप ऊपर वाला हिस्सा छोड़ के दार्जिलिंग को छोड़ देते हैं, बाकी ये वाला फर्टाइल है। उसमें वेस्ट बंगाल का वेस्टर्न पार्ट फर्टाइल नहीं है, ये अनफर्टाइल है, ठीक है, इसका फर्टिलिटी रेट बहुत खराब। बट बाकी पोर्शन जो गैंजेस एरिया के साथ है इट्स वेरी फर्टाइल। अच्छा, बिहार फर्टाइल है, बिहार फर्टाइल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश भी फर्टाइल है, लेकिन झारखंड इज नॉट फर्टाइल। झारखंड, ये वेस्ट बंगाल का ये पार्ट झारखंड के साथ कनेक्टेड है ना, इसलिए फर्टाइल नहीं है, फर्टाइल नहीं है। अच्छा, ओडिशा, ओडिशा फर्टाइल तो है लेकिन फ्लड का बहुत प्रॉब्लम है इसका। अच्छा, साउथ का पोर्शन मैक्सिमम फर्टाइल है, ये पोर्शन मैक्सिमम फर्टाइल लैंड है, बहुत अच्छा लैंड है। इंडिया का बीच, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एरिया नॉट फर्टाइल सर। राजस्थान फर्टाइल नहीं है, जहां मैं क्रॉस कर रहा हूँ वो फर्टाइल एरिया नहीं है। अच्छा, गुजरात का दिस पोर्शन, कच्छ, नाम तो सुने होंगे, द रन ऑफ कच्छ, पूरा एकदम नमक का एरिया है, फर्टाइल नहीं है। अच्छा, इंडिया का जो हिली रीजन, ठीक है, दीज एरिया, यहाँ पर अपना अपना अलग अलग हिसाब से खेती हो जाता है, लेकिन नॉट वेरी फर्टाइल टू एंगेज ऑल द पीपल ऑफ दिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड कश्मीर रीजन्स, ठीक है, इतना भी फर्टाइल नहीं है कि एकदम बहुत अच्छा हो जाए। हाँ, कुछ स्पेशल चीजें जरूर बनते हैं। तो अगर कुल मिला के आप लैंड मास का सिचुएशन देखो, उसमें भी प्रॉब्लम है। मैं बेसिकली कहना चाहता हूँ कि फर्टिलिटी इतना भी बहुत ज्यादा नहीं है, उसके ऊपर आप 40 करोड़ पॉपुलेशन को इसके ऊपर डिपेंडेंट कर देते हो। पॉपुलेशन 40 करोड़ पॉपुलेशन से अगर एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट हो जाएगा तो ईच एंड एवरी को कितना करके लैंड मास मिलेगा। कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि अलग सेक्टर्स में कुछ लोगों को हटाना जरूरी है। मतलब एटलीस्ट 40 करोड़ में से 20 करोड़ पॉपुलेशन को आप एग्रीकल्चर से हटाओ, क्योंकि एनफ है, बाकी 20 करोड़ के पास जो लैंड मास रहेगा वो उसको खेती एग्रीकल्चर कर लेगा। दे विल प्रोड्यूस द नेसेसिटी अमाउंट फॉर द कंट्री एंड ऑल्सो दे कैन एक्सपोर्ट द रिमेनिंग पार्ट। बट पॉइंट इज दैट कि इतना ज्यादा पोर्शन अगर एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट रहेगा, ये हमारे कंट्री का फेलियरिटी है, क्योंकि हम लोग बाकी पार्ट में अपना अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं?
हेलो, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, कहने का Yes, sir. मतलब बहुत सिंपल है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होना चाहिए। इतना ज्यादा चाइना डिपेंडेंट इज नॉट गुड थिंग। कंस्ट्रक्शंस में बात में फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करना अच्छा बात नहीं है। ट्रेड का हालत भी उतना अच्छा नहीं है अभी भी। देखो, मतलब ये सब एरिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है जानते हो? मैक्सिमम प्रॉब्लम यही है कि पढ़ाई जो होता है ना, एजुकेशन का जो करंट सिनेरियो है, वो मैक्सिमम विद द गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, और जैसे उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है, वो अपने आप को फेलियर समझने लगता है। फिर अगर जब अपने पेरेंट्स का जो भी खेती होता है उसमें लग जाता है, और वो भी ठीक है, खेती को भी तुम स्पेशलाइज करके कुछ यूज करने का अगर ताकत है तो करो, नहीं जो है वही है। लेकिन क्या करें, नौकरी नहीं है, सरकार ने कुछ नहीं दिया। अरे भाई, ये वाला सेक्टर्स भी तो है, इस पे कुछ तो सोचे हम लोग। कोई नहीं सोचता रे बाबा, कोई नहीं सोचता। ये पूरा एरिया एकदम पूरा पूरा एकदम वैक्यूम क्रिएट करके रखा है। ये बहुत मुश्किल है। इकोनॉमी का शिफ्टेड होना बहुत जरूरी है। जमीन रहेगा, एग्रीकल्चरल लैंड कम नहीं होना चाहिए, लैंड रहेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लैंड जितना है उतना ही रहेगा एग्रीकल्चर के लिए, वो कम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में डिपेंड होने वाला जो लोग है, इनको कम करना चाहिए, ताकि दूसरा एरिया में हम लोग शिफ्ट कर पाए उनको। समझ पा रहे हैं ना? हेलो। Yes, sir. ओके सर। देखो, बिजनेस A business is an enterprise that provides products or service desired by customers. Along with the large well-known business such as Coca-Cola Company, IBM, there are many thousand small businesses that provide employment opportunities and produce products or service that satisfy customers. The world keeps changing. दुनिया बदल रहा है. It always has a always will. ठीक है, दुनिया बदल रहा है। अगर समय के साथ हम लोग भी अपने आप को बदलते रहे तो समय के साथ कुछ ना कुछ विल मिल भी जाएगा। द बेसिक चैलेंज फॉर एनी कंपनी और फॉर दैट मैटर फॉर एनी लिविंग थिंग इज सर्वाइवल। हर एक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सर्वाइव करना। एंड टू सर्वाइव ओवर द लॉन्ग टर्म, अ कंपनी मस्ट हैव टू कैपेबिलिटीज। हर एक बिजनेस के पास दो एबिलिटी होना चाहिए, द एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड द एबिलिटी टू चेंज। द एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड एबिलिटी टू चेंज। आपको समय के साथ प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए और आपको समय के साथ बदलना चाहिए। बदलना मतलब मेरे को बदलने का मन हुआ और मैं बदल गया, नहीं रे बाबा। जो समय का मांग है उसके साथ हमको ढलना चाहिए, टू एडजस्ट विद एनी कंडीशंस। आप ये नहीं बदल सकते, ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मैं क्यों बदलूं किसी के लिए, मैं नहीं बदल सकता। नहीं नहीं, समय का मांग है, आपको चेंज इसलिए होना पड़ेगा। आप अपना कैरेक्टर में रहिए, आप अपने आप को मत बदलिए, लेकिन आप समय का जो डिमांड है, द इकोनॉमिकल डिमांड के साथ अपने आप को ढालिए। ठीक है, जैसे एक सिंपल बताता हूं मैं। अगर आप एक नॉर्मल ग्रोसरी सेलर हो, ठीक है, आप एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर ओनर हो, जनरल स्टोर जिसके होते हैं, नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर से आज का यूथ उतना पसंद नहीं कर रहा है। इंडिया का टोटल पॉपुलेशन पे 65% यूथ है, और अगर मैं बात करूं कि 65% यूथ में से आउट ऑफ 132 65% यूथ, 65 में से अगर अगर 20% यूथ भी मॉडर्न है, मतलब मॉडर्न मतलब दे डोंट लाइक दिस ओल्ड फैशन ग्रोसरी स्टोर्स। उनको क्या पसंद है? उनको ई कॉमर्स पसंद है रे बाबा, ई कॉमर्स। उनको बिग बास्केट अच्छा लगता है, उनको ग्रोफर्स अच्छा लगता है, अमेजन फ्लिपकार्ट अच्छा लगता है। ठीक है, और ये जो ट्रेंड है ये शिफ्ट होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको सरवाइव करना है तो क्या पूरा का पूरा पैसा बिग बास्केट ही लेके जाएगा? मतलब मार्केट का जो इकोनॉमी है, क्या यह सिर्फ बिग बास्केट का इकोनॉमी है, या फिर ये सिर्फ अमेजन का इकोनॉमी है? क्या इसमें बाकी बिजनेसमैन सरवाइव नहीं करेगा? करना पड़ेगा ना सरवाइव। तो इसलिए जो बाकी बिजनेसमैन है उनको भी समय के साथ अपने आप को ढलने का आदत होना चाहिए, द एबिलिटी टू चेंज। दे ऑल्सो कैन बिल्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। एटलीस्ट अपना सराउंडिंग 5 किलोमीटर एरिया उनके हाथ में तो होना जरूरी है ना। अपना सराउंडिंग 5 किलोमीटर एरिया। मेरा 2 स्टूडेंट ऐसा है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी ऐसा 2 कंपनी बिल्ड किया। एक ने नाम दिया, एक पानी का भी बिजनेस करते हैं, 3। एक है दी इकोनॉमिया बोल के, इकोनॉमिक्स जो वर्ड से आया है, दी इकोनॉमिया.com बोल के हैं। एक ने बनाया योर पैंट्री, योर पैंट्री। ऑलरेडी एक बागवेटी सेक्टर्स में काम कर रहा है, yourpantry.com बोल के ला रहा है, ये अभी कमिंग सुन है। और एक ऑलरेडी एक पानी का बिजनेस है, अमृत एक्वा बोल के, ठीक है, ये ऑलरेडी मतलब अमृत एक्वा के नाम से
बिजनेस करता है। ये किनले वगैरह है ना, किनले, फिर आपका क्या नाम है उसका, बिस्लरी, इस तरह का पानी को भी मार्केट से प्रॉब्लम कर रहा थी। ये लोग पीछे लग रहा है इसका, अमृता को। इसका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, न्यू टाउन में करता है कोलकाता में, कि ये सब किनले बिस्लरी भी इसके पीछे पड़ा है कि क्यों इतना सस्ता पानी और बहुत ही अच्छा पैकेजिंग के साथ दे रहा है। तो अच्छा कर रहा है सर, ठीक है। तो अमृता को, पेंट्री.com, इकोनॉमिया, इनका मेन टारगेट है कि एटलीस्ट अपना जो एरिया है सराउंडिंग 5 किलोमीटर एरिया हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी को नहीं देंगे। तो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को समय के साथ चेंज कर रहा है, अपने आप को समय के साथ चेंज कर रहा है। तो वेरी गुड थिंग ना सर, यही तो चाहिए, ठीक है। और यही वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सभी के अंदर होना जरूरी है। तो एबिलिटी टू प्रॉस्पर, आप बड़े तो होंगे पर समय के साथ बदलेंगे भी। और एक चीज जानते हो ना, जो श्री कृष्ण भगवान बोलते भी हैं गीता में, बोलते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। What is the most surprising is the amount of change going on around us, and we notice at the same time how some organizations change very little, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा चेंज नहीं कर पाते अपने आप को, ठीक है। ये तो आप लोग सुने होंगे चार्ल्स डार्विन का एक फेमस जो लाइन है, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, ध्यान से सुनना, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पेसीज दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो सबसे ताकतवर है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता। नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, जो सबसे बुद्धिमान है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाता। फिर सर कौन सर्वाइव कर पाता है? बट द वन मोस्ट हाँ बोलो। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ऐसा कुछ है ना? एग्जैक्टली सर, द मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज, जो समय के साथ अपने आप को रिस्पॉन्स करते हैं, चेंज करने का By ताकत। the nature of selection. एग्जैक्टली, बाय द नेचर ऑफ सिलेक्शंस, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है। आप कितना ताकतवर हो, आपका कितना मसल्स पावर है, आपका कितना मनी पावर है, डजंट मैटर, नहीं रहोगे सर। कोरोना में तो पैसा वाला इंसान ही ज्यादा मर रहा है, ये कोरोना के कारण पैसा वाला लोग ज्यादा मर रहा है। और इंटेलिजेंट, ज्यादा बुद्धिमान का तो क्या बताए सर, ज्यादा बुद्धि रह के भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, बुद्धि ताकत सब जरूरी है, एवरीथिंग इज नेसेसिटी, बट सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पॉन्सिव टू चेंज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अगर ऐसा होता ना तो आज दुनिया में ह्यूमन बींग्स नहीं डायनासोर होता। ह्यूमन बींग भी बहुत पुराना है और डायनासोर भी बहुत पुराना है। लेकिन देखो सर, डायनासोर जो है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इवन बुद्धिमान भी मिला है डायनासोर। डायनासोर का इंटेलिजेंसी भी काफी था, लेकिन नहीं सरवाइव कर पाया दुनिया में, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में नहीं टिक पाया। और वो टिक नहीं पाया तो इंसान भी दुनिया में अपना फैला दिया। लेकिन अगर इंसान भी अपने आप को बहुत ज्यादा सोच रहा है ना, ये वायरस खत्म करेगा सर, डोंट वरी, जितना दिन जीना है जी लो, ठीक है। लेकिन ज्यादा बुद्धिमान बनने का कोशिश नहीं करना चाहिए, समय के साथ ढलने का ताकत रखना जरूरी है, अपने आप को साड़ा नहीं समझना चाहिए। ओके देखो, over any time period, say 1, 5, 10 years, in any geographical region, thousands upon thousands of new organizations are set up. हर एक, मतलब स्पेशली इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, डेली एवरी 5 years में, 10 years में, 5 साल 10 साल में, जियोग्राफिक रीजन thousands upon thousands of new organizations are set up. 5,000 10,000 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बन रहा है, एंड विद इन द सेम टाइम फ्रेम मेनी थाउजेंड्स आर डिसॉल्व्ड। हजार बिजनेस बंद भी हो रहा है। कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? म्यूट करो, किसी का अनम्यूट हो गया है। अगर कहना नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों से, क्वेश्चन नोट डाउन करके रखो, मैं लास्ट में सबसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक एनालिसिस क्या बोल रहा है? एनालिसिस सेज दैट अप्रोक्सीमेटली, याद रखना ये डेटा इंपॉर्टेंट है, एन एनालिसिस सेज दैट अप्रोक्सीमेटली 50 लाख न्यू फार्म्स आर बॉर्न एवरी ईयर अक्रॉस द ग्लोब। 50 लाख न्यू बिजनेस हर साल पूरा दुनिया भर में आता है। लेकिन और अबाउट, इसको अगर पर डे में दिया जाए तो 1,37,000 बिजनेस पर डे बिजनेस ओपन होता है। डेटा है सर, रियल डेटा। 1,37,000 न्यू बिजनेस हर दिन दुनिया में आते हैं पूरा वर्ल्ड बेसिस में, एंड सिमिलर नंबर ऑफ फार्म्स आर क्लोज एज बर्थ एंड डेथ रेट्स आर अबाउट इक्वल। मतलब अगर 1,37,000 डेली आते हैं तो 1,37,000 खत्म भी हो जाते हैं, and the same number of active firms, say 1,30,000, probably terminate trading each day worldwide. Some organizations go on for a very long time. For instance, India में अगर देखा जाए, टाटा ग्रुप
बहुत पुराना बिजनेस है। बनाया था कौन सा? टाटा ग्रुप को दोराबजी टाटा, रतन टाटा का परदादा होंगे, ठीक है। रतन टाटा जो अभी मतलब टाटा का मेन जो ओनर है वो अभी है उन्हीं ग्रुप का, लेकिन उनको बनाया था दोराबजी टाटा। फिर इनका बेटा था जमशेदजी टाटा, ठीक है। दोराबजी टाटा का बेटा जमशेदजी टाटा उसको और ज्यादा फ्लोरिश किया था, लेकिन दोराबजी टाटा ने बेसिकली टाटा को एक लेवल में किया था। Has been flourishing since 1907, whereas few commercial organizations have survived for some more than century. बहुत ही कम बिजनेस ऐसे होते हैं। और भी है इंडिया में आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, ये भी बहुत अच्छा है, 100 ईयर्स के ज्यादा, ठीक है। कुछ मिठाई दुकान है, गांगूराम एंड सॉन्स बोल के आप लोग सुने होंगे। गांगूराम बहुत ही फेमस मिठाई शॉप है, वो भी 100 ईयर्स इंस्पायरिंग, लेकिन अभी थोड़ा मार्केट डाउन है उनका on an average. However, the lifespan of commercial organizations in our country is about 50 years. हमारे कंट्री में on an average एक बिजनेस मैक्सिमम 50 साल तक टिकता है, देखा गया है। ये और ज्यादा होगा तो और बहुत अच्छा, लेकिन उसके लिए जो एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Over the years, surviving organizations change the structure as well as the composition of their activities, and they do so, they either threaten or create opportunities for others. Whole new industries appear as new technologies are developed, created niches for the new activities for both new and old organizations, while other industries disappear. ये जो टेक्नोलॉजी आने के बाद जो एक अलग मतलब बेनिफिटेड चीज क्रिएट हो जाते हैं ना, एक स्पेशल चीज क्रिएट हो जाते हैं, उसके साथ सब कोई ना अपने आप को ना ढल नहीं पाता। वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सवाल आ जाता है, एबिलिटी टू चेंज का सवाल आ जाता है। तो अगर आप चेंज नहीं हो पाओगे ना, ये नॉट ओनली बिजनेस के बारे में बात नहीं हो रहा है, एज ए स्टूडेंट आप भी समझ लो ना, एज ए स्टूडेंट आपको भी समझना चाहिए। अगर आप भी टाइम टू टाइम चेंज नहीं होंगे ना, जो डिमांड है मार्केट में, आप वो नहीं स्टडी करना चाहते, आप वो सीखना नहीं चाहते, आपको बस क्या ना, बस डिग्री चाहिए, ले लो ना डिग्री, बड़ा पड़ा है डिग्री, कितना डिग्री लेना है ले लो, डिग्री लेते लेते बूढ़ा हो जाओ। लेकिन समय का मांग क्या चाहते हैं जानते हो? समय चाहते हैं नॉलेज, नॉलेज इन एनी सेक्टर्स, नॉलेज इन एनी सेक्टर्स। फाइनेंस में लेना है फाइनेंस में लो, एग्रीकल्चर में लेना है एग्रीकल्चर में लो, फार्मेसी में लेना है फार्मेसी में लो, पर नॉलेज इन एनी सेक्टर्स विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर ये आप डेवलप कर पाते हो ना सर, मैं आपको बताता हूं, आपका सर होके बताता हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता दुनिया में सक्सेसफुल बनने में। लेकिन अगर आपको सिर्फ डिग्री का पड़ा है, मैं आपको बताता हूं, आज आपको डिग्री मिलेगा, इट्स अ स्मॉल सक्सेस ओनली, इट्स जस्ट अ स्मॉल सक्सेस। बट अगर आप सिर्फ डिग्री के पीछे पड़े रहोगे ना, समय के साथ आप खत्म हो जाओगे। जैसे वो एक बोलते हैं ना, गोरा रंग पे इतना घुमंड मत कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा। तो डिग्री कुछ वैसा ही है, ठीक है। डिग्री के पीछे मत भागो यार, एक्सेलेंस के पीछे भागो। ये एक्सेलेंस क्या है? नॉलेज इन एनी सेक्टर्स विद अ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो आज के डेट का सबसे इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज है। बिना डिग्री बना के भी कितना सारा लोग दुनिया भर में अच्छा खासा कर रहा है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। तो डिग्री अगर मिल जाए बहुत अच्छा, बट डिग्री इज नॉट अटमोस्ट नेसेसिटी है ये। आज शायद आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल डिग्री मिलने के लिए यहाँ पर खड़े हैं ना, फिर भी बता रहा हूँ कि ये डिग्री आपको तभी मिलेगा अगर आपको नॉलेज मिलेगा। और ऐसे भी CA, CMA जैसे नॉलेज डिग्री लेने के लिए ना, नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो तभी डिग्री मिलता है। जो सिर्फ डिग्री के पीछे पड़ा है उसको नहीं मिलता डिग्री, एकदम जेन्युइन बात बता रहा हूँ। बहुत सारा लोग CA बन भी गए हैं, लेकिन सर्वाइव करने में भी उनको दिक्कत हो रहा है, एकदम रियल कहानी बता रहा हूँ। मंथली 20,000 इनकम करने में भी दिक्कत है, ऐसा भी सिचुएशंस देख रहा हूँ बहुत लोगों के बीच में। मेरा ही कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, कुछ थोड़ा सा मतलब अपर लेवल में कोई है, ठीक है, लेकिन सिचुएशन इज नॉट गुड, मतलब क्योंकि उसके पास मॉडर्न नॉलेज नहीं है, वो अपने आप को ढल नहीं पा रहा है। यही मैं बेसिकली कहना चाहता हूँ। तो जो भी हो, आपको समझ में आया यही काफी। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट में एक चीज देखना कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या जरूरी है। बिजनेस एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट्स ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, factors or conditions that exert some degree of impact on the business decisions, strategies and action taken by the firm. The success of a business is generally dependent on its business environment. A successful business has to identify, appraise and respond to the various opportunities and threats in its environment. To be successful, the business has to not only recognize different elements of its own environment, but also respect, adapt and manage and influence them. ठीक है, जैसे कि एक बिजनेस में क्या क्या एनवायरनमेंट चाहिए होता है,
द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द फार्म, मतलब आपका बिजनेस जो है वो आपका फार्म है. द एनवायरनमेंट इंक्लूड फैक्टर्स आउटसाइड द फार्म which can lead to opportunities or threats to the farm. Although there are many factors, the most important of the factors are socio-economic, technological, suppliers, competitors and government. ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल. देखो आपका फार्म बीच में है, सपोज दिस इज योर बिजनेस. बिजनेस फार्म मतलब सपोज दिस इज योर बिजनेस, आपका बिजनेस है, लेकिन आपका बिजनेस किस पे टिका हुआ है? आपका सप्लायर. इसी से तो आप उधारी में रॉ मटेरियल लोगे ना, क्रेडिट में रॉ मटेरियल लोगे, तभी तो आपका बिजनेस चलेगा. फिर यही रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदल के, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बना के आप किसको सेल करोगे? कस्टमर को सेल करोगे. कस्टमर को सेल करने के टाइम पे आपको किसके साथ लड़ना पड़ेगा? कॉम्पिटिटर के साथ लड़ना पड़ेगा, है ना. आप अपना फिनिश गुड्स कस्टमर्स को जरूर सेल करोगे, लेकिन उसके लिए आपका लड़ाई किसके साथ है? मार्केट में ऐसा बिजनेस और भी लोग करते हैं, तो कॉम्पिटिटर्स जो है आपका बिजनेस टाइप में, उसके साथ आपका लड़ाई. फिर होता है क्रेडिटर, जो बेसिकली आपको बिजनेस करने के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं. ये सब हम लोग अकाउंटेंसी में सीखते हैं ना. एंड सभी बिजनेस करने के लिए आपको एक लॉ फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज सरकार का नियम. ठीक है, यू हैव टू फॉलो गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस. अगर गवर्नमेंट बोलता है कि अच्छा बिजनेस कर रहे हो भाई, जीएसटी फाइल करो, तो आपको जीएसटी रिटर्न भरना पड़ेगा. अगर आप इनकम कर रहे हो तो सरकार बोल रही है कि भी इनकम टैक्स फाइल करो, तो आपको भरना पड़ेगा. अगर सरकार बोलते हैं कि बिजनेस का लाइसेंस लो, तो आपको करना पड़ेगा. अगर सरकार बोलते हैं कि ये बिजनेस मैं लीगल नहीं मानता, तो वो आप नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसी तरह से सरकारी नियम सबसे ऊपर, गवर्नमेंट नियम सबसे ऊपर. दुबई का नाम सुने हो आप लोग? दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, मिडिल ईस्ट में है. दुबई में मैं आपको दिखाई देता हूँ, दुबई में ना कोई अल्कोहल का बिजनेस डायरेक्ट नहीं कर सकता. दुबई में अल्कोहल का बिजनेस डायरेक्ट करना मना है. ये देखो दुबई, वहां पर अगर किसी को अल्कोहल का बिजनेस करना है तो वो कर सकता है. ये सऊदी अरबिया दिख रहा है ना, ये यहाँ ये वाला एरिया, दिस दुबई दिख रहा है ना, ये दुबई. हमारे इंडियन मुंबई से अगर आप दुबई जाना चाहते हो थ्रू सी रूट, तो आपको 3 days लगता है सर. इट्स जस्ट ओनली 3 days टू रीच दुबई. अगर आप शिप में जाना चाहते हो, ठीक है, 3 दिन में पहुंचोगे. और हवाई जहाज में जाओगे तो ऑब्वियसली 2 घंटे में पहुंचोगे, मुंबई से दुबई. ये जो दुबई है मिडिल ईस्ट का बहुत ही फेमस सिटी है. दुबई में आपको अगर मतलब वाइन या फिर लिकर का अगर बिजनेस करना है तो मना है. लेकिन हाँ, कुछ स्पेशल वे में अगर कोई रेस्टोरेंट्स में अगर जो लाइसेंस होल्डिंग है, वहीं पर आप सिर्फ वहां पर ही बैठ के पी सकते हो. आप रास्ते में इधर उधर जाके मतलब पी नहीं सकते. जैसे इंडिया में लोग करता है ना, रास्ते में निकल जाते हैं लड़का, आजकल का यूथ लोग तो बाइक लेके दारू लेके कहीं पर भी चला जाता है. ऐसा नियम वहां पर नहीं है, एकदम जिंदा जला देगा आपको. ठीक है, बहुत ही टाइट रूल है, इसलिए ये सिटी भी बहुत गजब का है. तो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस बहुत अच्छा होता है एक सिटी को डिसिप्लिन करने के लिए. मुझे कभी कभी लगता है इंडिया में भी ना वैसा ही रूल रखना चाहिए. ठीक है, लग जाएगा ना, इंडिया भी सुधर जाएगा. जो भी हो, आई थिंक आपको गवर्नमेंट रूल्स का एक आइडिया तो लग ही रहा है. और एक चीज भी है, दुबई में और भी कुछ अच्छा रूल्स है. अगर मानो कि आपको दुबई में घर खरीदना है ना, इफ यू वांट टू, दुबई में सर हर एक डेटा दे दूं आपको दुबई के बारे में. दुबई बिजनेस के लिए जाने जाते हैं. यहाँ फ्री मार्केट है, फ्री ट्रेड मार्केट. फ्री ट्रेड मार्केट मतलब अगर आप चाहो वहां पर जाके बिजनेस करना चाहो ना, अगर आपके पास दम है तो आप कर सकते हो. ठीक है, मतलब ज्यादा रोक टोक नहीं है. जैसे मतलब इंडिया में ऐसा नहीं है कि हर कोई आके यहाँ बिजनेस कर ले, लेकिन वहां पर जाके बिजनेस सेटअप करना बहुत ईजी है कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री. चलो ईजी का बात हुआ तो एक डेटा दिखाना चाहिए ना आपको कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि कौन सा कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान है. तभी तो आपको समझ में आएगा कि आप बेसिकली क्या सीखना चाहते हो बिजनेस एनवायरनमेंट में. हेलो, आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज बोलना मुझे. Yes, sir. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. सर हाँ बोलो. सर मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, सर मुझे ऑफिस में भी ओके, पूछना है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. ओके सर. ओके, ये जो मैप है, ये मैप आपको यही दिखा रहा है कि जो कंट्री ज्यादा डीप है ना, इसका मतलब यहाँ बिजनेस सिनेरियो अच्छा नहीं है, सबसे खराब बिजनेस का एनवायरनमेंट है. जिसमें अफ्रीकन रीजन आपको दिख रहा है, अफ्रीकन रीजन है, और यहाँ पर साउथ अमेरिकन रीजन है. यहाँ बिजनेस का एनवायरनमेंट सबसे खराब है, साउथ अमेरिका में ना अफ्रीका में.
अगर आप देख पा रहे हो कि एक कुछ कंट्रीज है जहां बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, ठीक है। इंडिया का हालत कैसा है सर? एवरेज है, एवरेज सिचुएशन है इंडिया का, ठीक है। तो सर अभी रैंकिंग वाइज देख लो, कंट्री वाइज एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कितना इजीली आप किसी कंट्री में बिजनेस कर सकते हो, उसका डेटा मैं आपके सामने ला रहा हूँ। एक कंट्री वाइज डेटा आपके सामने रहेगा ना वर्ल्ड का, तो आपको भी समझ में आएगा कि इंडिया करेंटली किस सिचुएशंस में और पोजीशंस में है। ऑब्वियसली आफ्टर 2014 मतलब मोदी जी आने के बाद इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है सर, बिजनेस इजी करने में इंडिया में बहुत ही डेवलपमेंट आया है। आप लोग देख पा रहे हो ना रैंकिंग। The most recent ranking come from the Doing Business 2020 report. Ranking of economics was introduced of the Doing Business 2006 report. ये एकदम रिसेंट डेटा है सर, एकदम गवर्नमेंट का डेटा, इंटरनेशनल डेटा है। सबसे ज्यादा इजी है बिजनेस करना कहाँ सर? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में बिजनेस करना सबसे आसान, और न्यूजीलैंड वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस है, मोस्ट डेवलप्ड नेशंस। एक चीज आप देख लेना यहाँ पर, जो जो कंट्री में बिजनेस करना जितना इजी, वो कंट्री वर्ल्ड का सबसे नेशंस में है। हमें बहुत है 2018 में ये अप एंड डाउन रहता है, इट्स अ वेरी हेल्दी कंपटीशंस। हांगकांग चाइना के बगल में है, बट नॉट चाइना, हाँ ये भी बहुत अच्छा है। चाइना से अपना इंडिपेंडेंस ही चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड कंट्री, फ्रेंडली कंट्री फॉर इंडिया। डेनमार्क, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स 6 नंबर में है। जॉर्जिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, आपको एक आइडिया मिल जाएगा सर, रफ आइडिया पूरा मिल जाएगा कि पूरा दुनिया भर का सिचुएशंस कहाँ है और हम कहाँ हैं। सर ये सब देख रहे हैं, हमारा हालत बताओ। नॉर्वे, स्वीडन, लिथुआनिया, मलेशिया, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, यूएई का बात मैं कर रहा था, 16 नंबर में वो। नॉर्थ मैसिडोनिया ग्रीस में है, ठीक है। यही यही का था राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैसिडोनिया का किंग थे। एस्टोनिया, लातिवा, फिनलैंड, थाईलैंड। तो जर्मनी देखो, जर्मनी 22, कनाडा 23, आयरलैंड 24, ठीक है। दे आर द वेरी गुड कंडीशंस, बहुत ही अच्छा हालत में है। इंडिया का रैंकिंग रिसेंट में बहुत अच्छा हुआ है सर। 2014 में इंडिया 133 में था, लेकिन रिसेंटली इंडिया का रैंकिंग हुआ है सर, कहाँ गया इंडिया? ये है इंडिया, आप लोग देख पा रहे हो सर? Yes, sir. देखो इंडिया 63 पोजीशंस में है सर, 63। दुनिया भर में बिजनेस करने में 63, लेकिन देखो लास्ट ईयर 2018 में 77 था, 2016 में 100 पोजीशंस पे था। मतलब लास्ट 3 साल में जंपिंग देख रहे हो सर, 100 से 77, 100 से 63, 77 से, काफी अच्छा डेवलपमेंट है इसमें, मतलब इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। और मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट एट लार्ज, आप लोगों को भी इसका मजा लेना चाहिए, क्योंकि अगला 4-5 साल में आप लोग कुछ बन जाओगे तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा बहुत, क्योंकि इकोनॉमी डेवलप होगा ना, तो आप लोगों का करियर एकदम स्टार्ट है। सर ये इंडिया का हालत। सर हमारे बगल में चाइना का हालत बताओ ना, चाइना का सिचुएशन, क्योंकि जो सब सारा दिन हमारे साथ दिमाग खराब करके रखता है। ये देखो चाइना, चाइना 31 में है सर, 46 था, 78 था। मतलब जब इंडिया 130 में था तब चाइना 78 में था। जब इंडिया 63 में आया तब चाइना भी आधा होकर 31 में आ गया। और जब चाइना 1 में पहुंचेगा तब इंडिया 30 में रहेगा। मतलब इसका बिजनेस सिचुएशंस बड़ा बोल के ना ये इतना दिमाग खराब करता है हमारा। और एक इसका इकोनॉमी काफी डेवलप हो गया है, काफी डेवलप, बहुत बड़ा कंट्री है चाइना, बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन फिर भी अपना इकोनॉमी को बहुत जोर का मैनेज कर रहा है। तो ह्यूज कंट्री चाइना, इतना बड़ा है कि चाइना के अंदर इंडिया जैसा कंट्री ना 3 घुस जाएगा, इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन फिर भी अपने कंट्री को कितना गजब में संभाल के रखता है। देखो चाइना का साइज देखो, मैं बार बार दिखाता रहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। ये तिब्बत का पार्ट चाइना छीन के रखा है, इसको 2 मिनट के लिए मैं छोड़ भी दूं अगर, ठीक है। ये है चाइना, ये है चाइना, देख पा रहे हो? और ये है हमारा इंडिया।
3 इंडिया घुस जाएगा ना सर? हेलो, Yes, sir. तो इतना बड़ा कंट्री होके अपने आप को 31 पोजीशंस पे रखना, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। इसका भी पॉपुलेशन वर्ल्ड में नंबर 1 है, 150 करोड़ के पास पॉपुलेशन है इसका, लेकिन फिर भी, और ये वाला एरिया पूरा डेजर्टेड एरिया है, डेजर्ट है चाइना का, फिर भी अपने आप को बना के रखा है। लेकिन हमको देखो, छोटा हूं फिर भी अपने आप को बनाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। जितना देरी लगेगा उतना मुश्किल सर, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान का सिचुएशन बताओ ना सर, ये हो पाकिस्तान, इसका रैंकिंग 108 है बिजनेस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे रैंकिंग है 108। आप लोगों को आइडिया मिल रहा है ना कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है और उसका रियल इफेक्ट। मैं आपको ये प्रैक्टिकल इफेक्ट दिखा रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया तो मिल जाए कि एक्चुअली आपको करना क्या है और जाना क्या है। जो भी किताब में लिखा हुआ है ना, आप फटाफट कनेक्ट कर सकते हो, आपको मागाप करने का जरूरत नहीं है। आप अच्छे से मतलब जी जान लगा के पढ़ोगे क्योंकि आपको अपने कंट्री का पढ़ा है। यू वांट टू रियली डेवलप योर कंट्री सिचुएशंस। पाकिस्तान 108 में है सर, ठीक है, 108 में है पाकिस्तान। श्रीलंका 99 में है। बांग्लादेश, बांग्लादेश बेहतर होगा शायद। बांग्लादेश अभी दिख नहीं रहा है, मिलेगा तो बता देंगे, जो भी हो। तो दीज आर दी सम बेसिक थिंग्स। अच्छा, और एक चीज बता दूं आपको, इंडिया के अंदर का सिचुएशन बता दूं। इंडिया के अंदर कल मैं ये इंटर के क्लास में भी ये मुझे शेयर करना पड़ा था, जीएसटी क्लास में। आज मैं आपको भी बता दूं क्योंकि आपके चैप्टर के साथ काफी कनेक्टेड है। इंडिया में अगर बिजनेस का बात होता है ना, मतलब स्टेट वाइज, इंडिया में जो स्टेट्स है वहां बिजनेस का क्या सिचुएशन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब जिसका एनवायरनमेंट जितना अच्छा, आप समझ पा रहे हो ना, जितना एनवायरनमेंट जितना अच्छा, उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उतना अच्छा। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है। तो ऑब्जेक्टिव वाइज अगर देखा जाए तो स्टेट के अंदर, इंडिया में जो स्टेट्स है अलग अलग, वो कैसा करता है। अगर आप लोग मुझे पिंग करोगे ना तो मैं ये सब डेटा आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आप मुझे बस बता देना सर ये सब डेटा मुझे प्रोवाइड कर दो, तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। नहीं तो मैं अपने वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से ले लेना। KSG, दिस इज द बेस्ट वे। अगर किसी को भी डेटा चाहिए, ksgsquared.in, ksgsquared.in में जाना, फ्री नॉलेज रिसोर्स में जाना। ये सब अपना प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में भी बहुत काम आता है। वहां पर जाके आपको मिल जाएगा, अलग अलग मैं PDF के हिसाब से अपलोड करके रखता हूँ, ठीक है। अगर बाई चांस मैं कभी भूल जाता हूँ तो आप मुझे प्लीज एक बार पिन कर देना। ओके, देखो आंध्र प्रदेश नंबर 1 में है अभी, टॉप अचीवर्स रैंकिंग में। तेलंगाना टॉप अचीवर्स, हरियाणा टॉप अचीवर्स, झारखंड अच्छा कर रहा है, देख रहे हो। बहुत ही पिछड़ा हुआ नेशन है, 2015 में 63 में था, लेकिन देखो झारखंड क्या डेवलप किया अपने आप को, सुधर गया बच्चा पूरा। गुजरात टॉप अचीवर्स, छत्तीसगढ़ ये भी देखो क्या हालत में था, क्या कर रहा है। मध्य प्रदेश अच्छा कर रहा है, कर्नाटका ये भी अच्छा कर रहा है। ये सब अच्छा कंट्री है, टॉप अचीवर्स मतलब ईज ऑफ में। वेस्ट बंगाल कहाँ है सर, ये देखो मेरा स्टेट है, ये अचीवर्स है, ठीक है, एकदम जस्ट एट पार। अभी थोड़ा रैंकिंग बढ़ा है 2018 में, गुड थिंग, गुड साइन दे रहा है, लेकिन अचीवर्स है, नॉट टॉप अचीवर्स, एवरेज है। अगर इंडिया का एवरेज जितना होता है, वेस्ट बंगाल का एवरेज उतना ही होता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा। सर नीचे की तरफ दिखाओ ना, रैंकिंग में लो में कौन कौन है, देख लो सर। उसमें आप ये पता कर सकते हो, जो जो स्टेट से बिलोंग करते हो ना, वो अपने अपने स्टेट का पूरा हिसाब लगा सकते हो कि क्या हालत हो सकता है। बिहार फास्ट मूवर है, अचीवर नहीं, फास्ट मूवर। गोवा एवरेज मूवर, गोवा ऑलरेडी डेवलप है, ठीक है। तो ये पूरा डेटा है। मणिपुर, त्रिपुरा एस्पायर्स है, ठीक है, एस्पायर्स है। मणिपुर, सिक्किम एस्पायर्स में है, मतलब अच्छा। केरला, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, दमन दीव ये सब स्लो मूवर में है, त्रिपुरा स्लो मूवर में है। तो पूरा डेटा वाइज है कि किसका बिजनेस सिनेरियो में कैसा डेवलपमेंट करेंटली चल रहा है। तो बेसिकली आपको एनवायरनमेंट का पूरा एक सिनेरियो तो पूरा एकदम दिमाग में छाप गया होगा कि व्हाट इज दिस रियली एनवायरनमेंट इज। हाँ हेलो,
बोलना प्लीज, क्या आपके दिमाग में गया ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों पढ़ना है ये सब्जेक्ट, ताकि आगे जाके आप वो जो भी हम आपको दिखा रहे थे वो आप रियल लाइफ में इसको समझ पाओ। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये डायनामिक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ये डायनामिक होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों? जैसे कि मानो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स इसलिए, मोबाइल फोन मेकिंग म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर बुक्स ऑब्सोलीट। जैसे ही मोबाइल फोन में म्यूजिक सिस्टम आ गया, कंप्यूटर बुक्स ऑब्सोलीट हो गया ना। मोबाइल फोन में म्यूजिक आने के बाद अभी कंप्यूटर में कौन गाना सुनते हैं, और बुक्स भी, मतलब जो किताब पढ़ने का जो सिस्टम था वो भी ऑब्सोलीट हो जा रहा है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवेंट्स, कंडीशंस एंड इन्फ्लुएंसेस arising from different sources. It is difficult to comprehend at once the factors constituting a given environment. That means एकदम सिंपल है कि अगर कोई न्यू चीज आ रहा है मार्केट में, अगर ओल्ड जो है उसको जाना पड़ेगा, न्यू आ रहा है तो ओल्ड जाना पड़ेगा। जैसे डीवीडी सीडी जो पहले होता था, अभी डीवीडी सीडी नहीं है, डीवीडी सीडी के बाद आया पेन ड्राइव, अभी देखो उसका भी जमाना चला गया है ना। अभी पेन ड्राइव भी बहुत कम के पास होते हैं, अभी फोन में चीफ होते हैं, उसमें डेटा स्टोर कर लेते हैं। लेकिन सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? क्लाउड स्टोरेज, है ना सर? हेलो, यस सर। डीवीडी सीडी पहले होता था, उसके बाद पेन ड्राइव वगैरह आया। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क भी था बीच में, लेकिन अभी क्लाउड स्टोरेज का जमाना चल रहा है। क्लाउड स्टोरेज में जैसे आप लोग जानते हो ऑलरेडी, गूगल ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव आपके फोन में होगा, देखो गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट में वन ड्राइव। ठीक है, ये सब क्या है? क्लाउड स्टोरेज है। तो जमाना बदल रहा है, तो बिजनेस का सिनेरियो भी बदल रहा है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स, डायनामिक क्यों है? कॉम्प्लेक्स तो समझ में आया, क्योंकि समय के साथ बदलना मुश्किल होता है। और डायनामिक क्यों है? डायनामिक इसलिए है कि अगर नहीं बदलोगे तो टिकोगे नहीं ना, नहीं बदलोगे तो समय के साथ अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते। द फिल्म इंडस्ट्री जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम रिंगटोन्स, कॉलर ट्यून्स रादर देन सेल ऑफ म्यूजिक सीडी। म्यूजिक सीडी सेल करके उतना इनकम नहीं होता था फिल्म इंडस्ट्री को, जितना कॉलर ट्यून सेल करके हो जाता था। वो एक टाइम आया था, आप लोग ख्याल किए होंगे, वो टीवी में गाना होता था अलग अलग म्यूजिक चैनल में, और नीचे होता था टू सेव द कॉलर ट्यून, एक 556767 में मैसेज करने बोलता था, फिर आपके फोन में वो कॉलर ट्यून सेट हो जाता था। तो उससे अच्छा खासा रेवेन्यू कमाया था, लेकिन उतना म्यूजिक सीडी बेच के रेवेन्यू नहीं आता था म्यूजिक इंडस्ट्री को। अभी एक न्यू जमाना आ गया सर। न्यू जमाना क्या है? अभी मूवी इंडस्ट्री चेंज हो गया। अभी लोग हॉल में जाके उतना मूवी नहीं देखता, और स्पेशली कोविड के बाद तो और ज्यादा। मतलब कोई भी, वो क्या बोलते हैं उसको, सिनेमैक्स या फिर जो भी नाम है, सिनेमैक्स टाइप में जाके मूवी उतना पसंद नहीं कर रहा है। आजकल अमेजन प्राइम चल रहा है, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, सब कोई मूवीज यहाँ पर प्रमोट कर रहा है, यहीं पर मूवी को। हाँ बोलो, साउंड क्लैरिटी नहीं है बाबू। हेलो सर बोलছে हॉटस्टार हॉटस्टार हॉटस्टार, वेरी गुड, हॉटस्टार, हॉटस्टार, ये सब कंपनी आके मूवीज को प्रमोशंस करने का जगह चेंज कर दिया। और एक चीज, आजकल सिनेमा ज्यादा नहीं चलता, मूवी से ज्यादा क्या चलता है जानते हो? वेब सीरीज, है ना? चेंज हो गया, इवन बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस भी वेब सीरीज में आ गया। ठीक है, वेब सीरीज जो नॉर्मली थोड़ा सीरियल का एक एक्स्ट्रा, मतलब अपडेटेड वर्जन है, जो बेसिकली वेब के बेसिस में चलता है। आजकल मूवीज नहीं, आजकल यूथ जनरेशन को वेब सीरीज ज्यादा पसंद है। और आजकल एक्टर का जमाना नहीं चलता, मतलब हीरो का जमाना नहीं है, एक्टर का जमाना है। एक्टिंग आएगा तो चलोगे भाई, ये सलमान खान वगैरह का टाइम चला गया, जो सिर्फ हीरोगिरी दिखा के इनकम करता था, चला गया। अभी तो राजकुमार राव का जमाना है, जिसको एक्टिंग आता है। ऐसा और भी है, एक्टिंग आना बहुत जरूरी है। तो ये सिनारियो चेंज हो रहा है, डायनामिक, बिजनेस सिचुएशन इज वेरी डायनामिक, समय के साथ बहुत चीज बदलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन नेचर। पढ़ाई का सिनारियो देखो ना, अभी ऑनलाइन एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है ना। एजुकेशन में भी काफी चेंजेस हुआ। अगर हम लोग जो भी, चाहे स्टूडेंट हो या टीचर, अगर अपने आप को समय के साथ बदल पाएंगे तो हम लोग टिक सकेंगे। मतलब स्टूडेंट सीख पाएगा और टीचर सिखा पाएगा, और जो नहीं कर पाएगा तो उसको जाना पड़ेगा। सिंपल है, चाहे वो मैं ही हूं या फिर आप ही हो, कोई भी हो। ठीक है, तो बिजनेस सिचुएशन इज ऑलवेज वेरी कॉम्प्लेक्स। जो समय के साथ अपने आप को चेंज कर सकता है वो बदल सकता है।
बिजनेस मल्टीफैसेटेड होते हैं। मल्टीफैसेटेड कैसे? सॉरी, देखो, what shape and character and environment assumes depends on the preparation perception of the observer. A particular change in the environment or a new development may be viewed differently by different observer. देखो, पहले LCD टीवी हुआ करता था, LCD प्लाज्मा, फिर क्या आया LED, फिर क्या आया 3D टीवी आ गया। अभी तो एंड्रॉइड चल रहा है, अभी एंड्रॉइड चल रहा है, एंड्रॉइड टीवी। मतलब टीवी और मोबाइल में कोई फर्क नहीं है, मोबाइल का ही बड़ा स्क्रीन टीवी में दिखता है, ठीक है। तो इसे मल्टीफैसेटेड, अलग अलग तरीके से बनाया जा रहा है, जिसको जो पसंद है ले लो। फार रीचिंग इम्पैक्ट, बिजनेस का जो इम्पैक्ट है वो फार रीचिंग हो सकता है एनवायरनमेंट में। बिजनेस का कैरेक्टर समझ रहे हो ना, फार रीचिंग। द एनवायरनमेंट हैज अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस। द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स क्रिटिकली ऑन द एनवायरनमेंट इन विच इट एग्जिस्ट। जैसे एनवायरनमेंट में बिजनेस है, उसी एनवायरनमेंट में अपने आप को बनाते हैं। एनी एनवायरमेंटल चेंज हैज एन इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस इन सेवरल डिफरेंट वेज। And organizations like Aditya Birla Group has moved from textile to cement business. कहाँ कपड़ा बनाने का बिजनेस और कहाँ सीमेंट बनाने का बिजनेस, दोनों अलग है। लेकिन समय के साथ अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए जहां जब जरूरी हुआ तब तब बिरला ग्रुप अपने आप को बनाया। सीमेंट, टेक्सटाइल से सीमेंट में गया, टेक्सटाइल टू सीमेंट। और आदित्य बिरला ग्रुप का और एक भी है आइडिया, बहुत फेमस है ना आइडिया। टेक्सटाइल टू सीमेंट, उसके बाद है नेटवर्किंग, ठीक है। तो कहाँ टेक्सटाइल, कहाँ हम कपड़ा मैन्युफैक्चर समझते हैं, कहाँ हम सीमेंट भी समझते हैं, और हमको नेटवर्क भी समझ में आ गया। वाह, समझना पड़ता है सर। मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हम सीए बनेंगे तो सिर्फ कॉमर्स ही समझेंगे, हम सीएमए बनेंगे या सीएस बनेंगे तो सिर्फ कॉमर्स समझेंगे, हमको नेटवर्क टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, इसी से हम सरवाइव कर लेंगे। नहीं रे बाबा, गधा बन जाओगे। सिर्फ कॉमर्स समझोगे तो सीए सीएमए बन के भी कोई फायदा नहीं है। मतलब सीए सीएमए तो कॉमर्स का हाईएस्ट नॉलेज है। तो फिर सोचो कि प्लेन बीकॉम वाले का क्या हालत होगा। सर डरा क्यों रहे हो? एकदम नहीं डरा रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। आप देख लो ना, मैं आपके सामने मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं, मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं। अब बिरला को देखो, कहां कपड़ा बनाता था, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, वहां से सीमेंट में शिफ्ट हुआ। आफ्टर दैट फाइनेंशियल सर्विस। अभी आदित्य बिरला फाइनेंस भी कितना बड़ा कंपनी है, अब टीवी में ऐड भी देखते हो, आदित्य बिरला फाइनेंस। मतलब कहां टेक्सटाइल से सीमेंट, फाइनेंस, नेटवर्क, क्या नहीं आइडिया, हाँ क्या नहीं छोड़ा। मतलब जहां जहां हो सके। अब रिलायंस को ही देख लो, रिलायंस को ही देख लो, रिलायंस कितना तरह का बिजनेस करते हैं। उसका सबसे मेन क्या है, पेट्रोलियम। रिलायंस का भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्सटाइल कंपनी इसी का है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्सटाइल कंपनी। मतलब कपड़ा बनाते हैं। आप लोग एक ब्रांड का नाम सुने होंगे टीवी में, विमल ब्रांड, ओनली विमल, टीवी में ऐड आता है। ये टेक्सटाइल बिजनेस इसी का है, रिलायंस का है। विमल का बहुत सारा चीजें बनता है, लड़की लड़का सबके लिए, साड़ीज के लिए बहुत फेमस हुआ करता था, अभी तो बहुत कुछ रेडीमेड कपड़ा वगैरह ईच एंड एवरीथिंग में। तो रिलायंस पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, रिलायंस जियो, मतलब ये भी मोबाइल फोन में, ठीक है। तो पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, जियो, देयर आर वेराइटीज। इवन आप लोग कुछ कंपनीज का नाम सुने होंगे टीवी में, जो टीवी चलता है आपका, जैसे अगर आप शेयर मार्केट सुनते होंगे तो वहां पर मनी मार्केट बोल के, मनी कंट्रोल बोल के एक ऐप है, मनी कंट्रोल भी रिलायंस का है। अगर आप टीवी में देखते होंगे तो वहां पर न्यूज 18 बोल के एक चैनल होता है, वो भी रिलायंस का है। ईटीवी बोल के एक चैनल है, वो भी रिलायंस का है, ठीक है। कलर्स बोल के एक चैनल है, वो भी रिलायंस का है। इस तरह का बहुत सारा नेटवर्क, मतलब चैनल है जो रिलायंस का ओन्ड है, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस पे भी रिलायंस है। आप एक ब्रांड का नाम सुने होंगे, आजियो बोल के, सुने हो आजियो? ये रिलायंस का ऑनलाइन फैशन है रे बाबा, ऑनलाइन फैशन कंपनी है। एक है रिलायंस ट्रेंड, मतलब फैशन रिटेल में भी है रिलायंस ट्रेंड, ये भी सुने होंगे आप लोग। तो रिलायंस का बिजनेस का स्ट्रक्चर देखो। और आप लोग, मतलब हम लोग नॉर्मल आम इंसान क्या है ना, एक चीज सीखते हैं, मतलब इसका तो क्या है, बिजनेसमैन का कोई डिग्री नहीं होता, बिजनेसमैन doesn't have any kind of special degree, but they can establish their mind and establish their business in any kind of scenario जो environment उनको सपोर्ट करता है। और हम लोग का क्या है, हम लोग बस जो सीखते हैं उसी में अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। फिर भी सीए सीएस जैसे पढ़ाई करते हो तो अलग अलग चीजें जानने का मौका मिलता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी बताता हूँ, एटलीस्ट लिटिल बिट टेक्नोलॉजी यू हैव टू नो,
बेसिक बेसिक टेक्नोलॉजी यू हैव टू नो। अगर आप बोलोगे नहीं हमको टेक्नोलॉजी नहीं सीखना है तो आपका भी फ्यूचर मुश्किल में हो जाएगा। डरा नहीं रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, टाइम है, बदल लो अपने आप को। मैं नहीं बोल रहा सर, बिजनेस का कैरेक्टर बोल रहा है, बिजनेस का कैरेक्टर बोल रहा है। जो भी हो, यही था मेरा आज का जो कंप्लीट लेक्चर था। नेक्स्ट दिन में बाकी और भी बातें हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और भी मैटर प्रैक्टिकली आपके साथ लाऊंगा। आज मुझे आपके साथ यही शेयर करना था। मैं एक बार आपके सामने आ रहा हूं, अगर किसी के मन में कोई भी सवाल चल रहा हो यू कैन इजीली आस्क मी। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो सर।